हेलो बच्चों, नमस्कार, जय सर्वोत्तम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चले बच्चे, देखिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपना 12th ज़ूलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंसेप्चुअल पोर्शन जो हर साल नीट में 3-4 क्वेश्चंस देता ही है। वो चैप्टर कोई और नहीं, वो है अपने पास ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। कौन सा चैप्टर बात कर रहे हैं बेटा? अपन बात कर रहे हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के बारे में। अब जब ये चैप्टर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला वर्ड मेरे पास आया, ये सबसे पहला वर्ड आया मेरे पास इवोल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर अगर हम इस इवोल्यूशन वर्ड के बारे में बात करें तो इस इवोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या है? बेटा अगर एक सिंपल मीनिंग बात करें तो एक सिंपल मीनिंग में इस इवोल्यूशन वर्ड का मतलब है अनफोल्डिंग और अनरोलिंग। मैंने बोला इसका मतलब है अनफोल्डिंग या मैं कहूं अनरोलिंग। अनफोल्डिंग और अनरोलिंग मतलब किसी समेटी हुई चीज, लिपटी हुई चीज को फैलाना। सवाल था सर ये कैसे बात हो गई आपने कि किसी लिपटी हुई चीज की अनफोल्डिंग करनी है, हमें उसे फैलाना है। मतलब कहना क्या चाह रहे हो? बेटा कहना यह चाह रहा हूं कि इवोल्यूशन जो है वो इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हम इस बात के बारे में स्टडी करेंगे कि ये नेचर जो है, ये नेचर में बहुत सारी मिस्ट्री जो है वो मिस्ट्री दबी हुई है। वो मिस्ट्री क्या थी? वो मिस्ट्री ये थी कि इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स के बाद हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, ये अर्थ कैसे बनी, इस अर्थ पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, और फिर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आए तो डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी या डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये सारी की सारी मिस्ट्री जो है, ये मिस्ट्री पूरी की पूरी अपने पास क्या है? फोल्डेड है। हमें इस छिपी हुई मिस्ट्री को बाहर निकालना है, इस मिस्ट्री पर से पर्दा उठाना है कि पूरे के पूरे प्रोसेस अर्थ पे बिलियन और बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कैसे हुए होंगे, हमें इस बात का पता लगाना है। और ये सारे का सारा काम कौन से चैप्टर में करेंगे अपन? वो बात करेंगे अपन इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। तो मैं ये कह दूं कि जब से धरती बनी होगी, अर्थ का ओरिजिन हुआ होगा, तब से अब तक ये अर्थ जो है, इस अर्थ पे कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए होंगे, हाँ कि ना? पहले कुछ और था, धीरे धीरे अब कुछ और बन गया, और आने वाले 100-200 साल में कुछ और बन जाएगा। तो ये धीरे 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 चेंजेस हो रहा है। एग्जैक्टली में चेंजेस हो रहा है, इन चेंजेस को ही हमने कह दिया इवोल्यूशन। क्या बोल दिया? इवोल्यूशन। अगर ये वर्ड जो इवोल्यूशन है, इस इवोल्यूशन का एक सिंपल मीनिंग मैं आपके सामने रखूं तो इवोल्यूशन वर्ड का सिंपल मीनिंग जो होता है, सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो सिंपली डेफिनेशन ये होती है कि ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन। इवोल्यूशन का सीधा सा मतलब क्या है? ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन। यही तो होता जा रहा है कि जो जो बाहर चेंजेस आ रहे हैं उसी हिसाब से कोई चीज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती हुई जा रही है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, हाँ कि ना? तो इसे ही अपन कहते हैं इवोल्यूशन। चले तो अपनी एनसीईआरटी माता जो है उससे लेते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, उसकी ईच एंड एवरी लाइंस को कंसीडर करते हुए। चले देखें, मैं स्टार्ट करूं। देखिए सबसे पहले जब भी हम बात कर रहे हैं यहां पे इवोल्यूशन के बारे में, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इवोल्यूशन में हम बात करेंगे कि इस नेचर में कौन कौन सी मिस्ट्रीज हैं। उन मिस्ट्रीज को अपन खोलेंगे और फिर स्टडी करेंगे कि कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ होगा, अर्थ पे फर्स्ट लाइफ कैसे आई होगी और कैसे फर्दर डेवलपमेंट हुआ होगा, हाँ कि ना? तो ये सारी बातें किसमें पढ़ेंगे? वो अपन पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। और मैंने कहा इवोल्यूशन का सीधा मतलब है कि ऑर्डरली किसी एक कंडीशन से किसी दूसरी कंडीशन में चेंज बदलना। ये सीधा मतलब किसका था? इवोल्यूशन का। अब हमारी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको अपन बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। बायोलॉजी की उस ब्रांच को क्या बोलते हैं बेटा? उसको अपन बोल रहे हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किस बात बारे में बताती है? बच्चे मैंने आपसे कहा कि जब धरती का, अर्थ का ओरिजिन हुआ था तो यहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन, यहां का
कि ज्योग्राफिकल कंडीशन, यहां का एनवायरनमेंट अलग तरह का था, तो उस टाइम पे धरती पे वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो उस तरह की सिचुएशन में, उस तरह के एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्टेड होंगे। मतलब वो जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन जिन ऑर्गेनिजम्स के लिए फेवरेबल होगी, वो वाले ऑर्गेनिजम्स उस टाइम पे धरती पे होंगे। धीरे धीरे धरती की ज्योग्राफिकल कंडीशंस में और एनवायरनमेंट में चेंज आया होगा। चेंज आने के बाद धीरे धीरे उसी हिसाब से धरती पे डेवलप होने वाले ऑर्गेनिजम्स जो थे उनमें भी चेंज आया होगा। मतलब एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में मोर अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म जो थे वो तो सर्वाइव करते गए होंगे, और धीरे धीरे लेस अडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे धरती पर से डिसअपीयर होते हुए गए होंगे। हां कि ना? तो ये काम जो था ये मिलियंस ऑफ ईयर से चला रहा है। यस कि नो? तो अपने पास इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और मैं कहूं लाइफ की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? लाइफ की हिस्ट्री के बारे में, कि अर्थ पे लाइफ कैसे आई एंड देन उस लाइफ में डेवलपमेंट होके धीरे धीरे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज और मैं कहूं कि बायोडाइवर्सिटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उस सारी की सारी हिस्ट्री की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। हाँ कि ना? तो जब भी बोले इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, सेम यही बात एनसीईआरटी ने लिख रखी है कि स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे लाइफ जो थी वो कैसे डेवलप हुई और फर्दर कौन कौन सी चीजें डेवलप हुई जिससे हम करंट वाली स्टेज में, प्रेजेंट डे वाली लाइफ में पहुंचे। ये सारी की सारी स्टडी अपन किस में करेंगे? वो करेंगे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। हाँ कि ना? अब सवाल ये था कि सर अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये जो इवोल्यूशन है, इस इवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? बेटा डेफिनेशन कुछ भी बना लो, मैंने वर्ड क्या बोला कि इवोल्यूशन का एक सीधा सा मतलब है। सीधा सा मतलब क्या है? ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यही चेंज होना है। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी क्या कहती है? द चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनसीईआरटी ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रखे हैं उनमें एक वर्ड यूज कर रखा है फ्लोरा एंड दूसरा वर्ड यूज कर रखा है फौना। सवाल था कि सर ये फ्लोरा क्या होता है? बेटा किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट टोटल जो प्लांट्स थे उन टोटल प्लांट्स को अपन बोलते हैं फ्लोरा। एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो थे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स स्पीसीज जो थी उसको बोलते हैं उस एरिया का फ्लोरा। सेम इसी तरह किसी पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज, ये उस एरिया का क्या हो गया? फौना। तो फौना क्या था? टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स और एनिमल्स स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है उसको बोलते हैं फौना। और जब भी बात करके चले फ्लोरा क्या है तो आप कहोगे एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर रीजन में जो भी टोटल प्लांट्स की स्पीसीज प्रेजेंट है उनको बोलते हैं वहां का फ्लोरा। तो ये क्या कह रहा है कि यहां पे चेंज किस में हो रहा है? चेंज हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या थे? या तो अपने पास प्लांट्स थे या एनिमल्स। ब्रॉडली अगर मैं बात करके चलूं तो ये कह रहा है कि चेंज किस में हो रहा है? फ्लोरा एंड फौना में चेंज हो रहा है। हाँ कि ना? तो ये क्या कह रहा है कि टाइम के साथ साथ धरती के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनमें चेंज हुआ और इस चेंज को होने में लग गए मिलियंस ऑफ ईयर। कितने ईयर लग गए? मिलियंस ऑफ ईयर। तो एग्जैक्टली में एनसीईआरटी ने यही लाइन बोली कि इवोल्यूशन क्या है? बोला ये है द चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हुआ? फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन द अर्थ। चले तो अर्थ पे प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो चेंजेस हुए, फ्लोरा एंड फौना में जो चेंजेस हुए, और वो चेंजेस कितने में हुए? मोर देन मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुए। तो इन पूरे के पूरे चेंजेस को ही क्या बोल दिया अपन ने? इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का सीधा मतलब भी तो मैंने यही बताया था कि ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन। तो पक्का वही तो हुआ है, यहां पे चेंज हुआ है तो कोई भी चीज चेंज होकर एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में कन्वर्ट हुई है। हाँ कि ना? चलो मैं आगे। अब सवाल था सर ये इवोल्यूशन जो था, इस इवोल्यूशन के अगर अपन कुछ बेसिक कैरेक्टर देखना चाहें तो उनको अपन कैसे देखें? कौन कौन से बेसिक कैरेक्टर्स हैं?
जो एक इवोल्यूशन के बारे में सही है। देखिएगा यहां पे बात करके चले तो सबसे पहले इवोल्यूशन का सबसे पहला करैक्टर बात कर रहे हैं, सबसे पहला करैक्टर बात कर रहे हैं। सबसे पहला करैक्टर है इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस, डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब क्या था बच्चे? देखिए मान लीजिए मेरे पास पहले कोई ए ऑर्गेनिज्म था, धरती पे कौन सा ऑर्गेनिज्म था? ए ऑर्गेनिज्म था। मैंने कहा कि इस ए ऑर्गेनिज्म में चेंज हुआ और चेंज होके ये ए ऑर्गेनिज्म इस बी ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? इस बी ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये बोलूं कि ये बी ऑर्गेनिज्म इज मोर एडवांस्ड देन ए ऑर्गेनिज्म, तो ये बात क्या हमेशा सही है? नहीं, ये बात हमेशा सही नहीं है। ये ए ऑर्गेनिज्म से जो बी ऑर्गेनिज्म बना, ये बी ऑर्गेनिज्म इस ए ऑर्गेनिज्म से ज्यादा एडवांस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि जो ये बी ऑर्गेनिज्म है, क्या इस बी ऑर्गेनिज्म में ऐसे करैक्टर है, ऐसे एडेप्टेशन है जो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए फेवरेबल है कि नहीं है, इस बात पे डिपेंड करेगा। अगर वो एनवायरनमेंट में रहने के लिए ज्यादा फेवरेबल होंगे तो बी वाला जो होगा वो ए वाले से ज्यादा एडवांस होगा। अगर बी वाले में जो एडेप्टेशन, जो करैक्टर्स डेवलप हुए, अगर वो उस टाइम के एनवायरनमेंट में रहने के लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं है, तो मैं कहूं कि ये बी वाला जो हुआ है वो ए वाले से प्रिमिटिव टाइप का होगा। हाँ कि ना? मतलब एडवांस नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि कभी भी इवोल्यूशन में ऐसा नहीं होगा कि इस बी से, इस ए ऑर्गेनिज्म से जब ये बी ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुआ तो ये बी ऑर्गेनिज्म ए वाले से फिक्स है कि बी वाला ए वाले से ज्यादा एडवांस होगा। मेरी बात क्लियर है? मतलब ये कि इवोल्यूशन जो होता है वो डायरेक्शन लेस होता है और उसमें पहले से कुछ भी डिटरमाइन नहीं होता कि आगे जो बनेगा वो ज्यादा एडवांस बनेगा कि कम एडवांस बनेगा। ऐसा कुछ भी पहले फिक्स नहीं होता, ये पहले फिक्स नहीं होता। यही इस लाइन का मतलब है। हाँ कि ना? मतलब ऐसे नहीं हुआ कि ए से बी बना, बी से सी बना, तो मैं ये कह दूं कि बी ए से एडवांस है, सी बी से एडवांस है। मतलब एक डायरेक्शन में बढ़ता हुआ जा रहा है कि लगातार आगे आने वाला अपने एंसिस्टर से ज्यादा एडवांस है। ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि ये नॉट डायरेक्टेड है, मतलब डायरेक्शन लेस है। दूसरा डिटर्मिनिज्म, मैंने कहा कि ये पहले से डिटरमाइन नहीं होता कि बी वाला ए से एडवांस होगा, सी वाला बी से एडवांस होगा, ये डिटरमाइन नहीं होता। ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि इन ऑर्गेनिजम्स में जो एडेप्टेशंस आए, वो एडेप्टेशंस आए वो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए ज्यादा फेवरेबल है कि नहीं है। अगर ज्यादा फेवरेबल होंगे तो ये दोनों ए से ज्यादा एडवांस होंगे, अगर वो ज्यादा फेवरेबल नहीं है तो ये दोनों ए से ज्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। मेरी बात क्लियर है? मैं आगे चलूं? देखिएगा अगला पॉइंट एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि इवोल्यूशन जो होता है वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है। यस, मैंने डेफिनेशन में बताया कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये होता है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर में। कब पूरा होता है? मिलियंस ऑफ ईयर में। जब इवोल्यूशन मिलियंस ऑफ ईयर्स में हो रहा है तो इसका मतलब कि वो अपने पास स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। हाँ कि ना? तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो इवोल्यूशन है ये मेरे पास है इरिवर्सिबल। कैसा है? इरिवर्सिबल। मतलब अगर इन ए से बी बन गया तो ऐसा नहीं होगा कि आप दोबारा बी से ए बना लोगे, दोबारा बी से ए बना लोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है ये कैसा है? ये अपने पास इरिवर्सिबल है। कैसा भैया? इरिवर्सिबल है। अब मैं यहां पे एक और बात ऐड करना चाहूंगा। कौन सी बात? देखिएगा, मैं पहले इस वाले पोर्शन को इरेज कर देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिएगा बेटा, मैं बात यहां पे क्या ऐड करना चाहूंगा कि मैंने कहा कि ये इवोल्यूशन स्लो प्रोसेस है। हाँ कि ना? तो सवाल ये था, क्या सब सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें इवोल्यूशन मिलियंस ऑफ ईयर्स में कंप्लीट होता है? मैं कहूंगा नहीं। ये तो हमने एक जनरल बात की कि अपनी अर्थ जो थी उस अर्थ का फॉर्मेशन में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए।
अर्थ पे लाइफ आने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए। फर्स्ट लाइफ से हम ह्यूमन बीइंग अर्थ पे आए, उसमें भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए। तो ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम से बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं, हाँ कि ना। लेकिन ये नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन जो होगा वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में ही होगा। ये सब पे अप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जब भी हम कहीं बात करके चलें रेट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, जब भी बात करके चलें रेट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, तो ध्यान रखना रेट ऑफ इवोल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है लाइफ स्पैन के। रेट ऑफ इवोल्यूशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? लाइफ स्पैन के। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनका लाइफ स्पैन छोटा होगा उनमें इवोल्यूशन जल्दी जल्दी होगा, उनमें जो चेंजेस आएगा वो जल्दी जल्दी आएगा, जबकि जिनका लाइफ स्पैन बड़ा होगा उनमें चेंजेस आएगा, उनका जो इवोल्यूशन होगा वो इवोल्यूशन बहुत ज्यादा टाइम में होगा, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में होगा। इसीलिए हमने यहां पे वर्ड यूज किया था फ्लोरा एंड फोना। हमने यहां पे बैक्टीरिया के बारे में बात नहीं की, क्योंकि बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन बहुत थोड़ा सा होता है। लाइफ साइकिल जो होता है वो लाइफ साइकिल वो जल्दी जल्दी पूरा कर लेता है। जो जितनी जल्दी अपना लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा उनमें इवोल्यूशन भी उतनी ही जल्दी जल्दी होगा, हाँ कि ना। तो इसीलिए हमने ये ओवर मिलियन ऑफ ईयर लिख रखा है। वो किसके लिए लिख रखा है? एक लोकल एरिया की प्लांट स्पीसीज के लिए और एक लोकल एरिया की एनिमल स्पीसीज के लिए, दैट इज फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात कर रखी है, दैट इज हायर एनिमल्स के बारे में बात कर रखी है। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चलो भैया हम आगे अंतिम बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। जैसे मैंने यहां पे बताया था आपसे इस वाले पॉइंट में कि इवोल्यूशन जो होता है उस इवोल्यूशन में कुछ भी पहले से फिक्स नहीं होता, पहले से हमने डिटरमाइन नहीं कर रखा कि ऐसा हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है? चले, मतलब अब किसी ए ऑर्गेनिज्म से, मान लीजिए किसी ए ऑर्गेनिज्म से अपने पास ये कोई बी ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो जब ए से बी ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो मैं कभी भी पहले ही नहीं कह सकता कि ए से अगर बी बनेगा तो बी वाला ए से ज्यादा एडवांस होगा, और अगर ये बी से ये सी बनेगा तो ये सी वाला ए एंड बी दोनों से ज्यादा एडवांस होगा, हाँ कि ना। ऐसा पहले से डिटरमाइन नहीं होता है। ये बी वाला ए से ज्यादा एडवांस, सी वाला ए और बी दोनों से ज्यादा एडवांस हो सकता है। ये चांस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? चांस पे डिपेंड करता है। मतलब ये पूरा का पूरा काम जो होता है ये बाई चांस है। क्या होता है? बाई चांस होता है। तो मैं ये कह दूं कि अपना जो इवोल्यूशन है वो इवोल्यूशन एक बाई चांस वाला प्रोसेस है। कैसे है बच्चे? यहां पे एनसीईआरटी ने एक बहुत बढ़िया सी लाइन लिख रखी है। क्या लिख रखी है? कि इवोल्यूशन एक स्टोचास्टिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? स्टोचास्टिक। स्टोचास्टिक वर्ड का मतलब सीधा हुआ रैंडम। इसका सीधा मतलब हुआ रैंडम। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रैंडमली होता है। मतलब रैंडमली इस ए से बी वाला एडवांस भी हो सकता है और बी वाला इस ए से प्रिमिटिव टाइप का भी हो सकता है। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस बी वाले ऑर्गेनिज्म में जो म्यूटेशंस हुए थे वो म्यूटेशन ऐसे हुए हो जो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए ज्यादा फेवरेबल एडेप्टेशन डेवलप कर दे। अगर इसमें म्यूटेशन ऐसे हुए हो जो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए फेवरेबल एडेप्टेशन डेवलप कर दे, हाँ कि ना। या मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं कि ये एक स्टोचास्टिक प्रोसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टोचास्टिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये किस चीज पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन चांस। मैंने पहले बोला ये पूरा का पूरा काम कैसा होता है? बाय चांस। किस सेंस पे? मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने इस बी वाले में चेंज किया, बी वाले में क्या किया मैंने? कोई चेंज किया। तो ये पहला बात, बी में चेंज हुआ तो बी में क्या हुआ? म्यूटेशन, और बी में चेंज हुआ। तो बात ये थी कि बी में जैसा ही चेंज हुआ सेम उसी तरह की चीज की रिक्वायरमेंट एनवायरनमेंट में रहने के लिए भी तो चाहिए, हाँ कि ना। अगर एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि उसमें उसी तरह के ऑर्गेनिज्म और उसी तरह के
इंडिविजुअल्स रह सकते हैं जिनमें इस पर्टिकुलर टाइप का चेंज हुआ हो, तो ये दोनों चीजें तो बाई चांस हो रही है। मतलब कि दोनों की दोनों चीजें बाई चांस ऐसी हो कि दोनों ही एक दूसरे के, मैं कहूं सीधा, कॉम्प्लीमेंट्री हो। हां कि ना? तो यही बात एनसीईआरटी ने बोल रखी है कि ये एक स्टोचास्टिक प्रोसेस है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये चांस इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। चांस इवेंट क्या था? अब कि भैया इन द चांस की नेचर में जो चेंज हो रहा है वो चेंज भी वैसा ही हो रहा हो जैसा बाई चांस किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हुआ है। जैसा ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हुआ है सेम उसी तरह का चेंज हुआ हो। मान लीजिए, मैं सीधी सी लैंग्वेज में बात करके चलूं कि मान लीजिए इस ऑर्गेनिज्म में ऐसा चेंज हुआ है, ऐसा म्यूटेशन आया है कि भैया यहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट इसकी बॉडी में बढ़ गई। तो वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो एनवायरनमेंट में भी वैसा चेंज होना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट में खूब सारा वाटर प्रेजेंट हो, मतलब रेनफॉल खूब ज्यादा हो ताकि इसको इजीली वाटर अवेलेबल होता रहे। अगर एनवायरनमेंट में ऐसा हुआ कि एनवायरनमेंट में ऐसा चेंज आ गया कि ड्रॉट वाली कंडीशन डेवलप हो गई, ड्रॉट वाली कंडीशन में बहुत लंबे टाइम तक बारिश ही नहीं हो रही, तो ये इंडिविजुअल जो था बी वाला, ये उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको तो पानी बहुत ज्यादा चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, जबकि ड्रॉट कंडीशन में वाटर की डिफिशियंसी होती है, वाटर अवेलेबल नहीं होगा, तो वाटर की कमी से इसकी क्या हो जाएगी? डेथ। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब कि ये पूरा का पूरा एक रैंडम प्रोसेस है, एक बाई चांस इवेंट है। और बाई चांस इवेंट में क्या हुआ कि जैसा चेंज इसमें आया, अगर उसी रेस्पेक्ट में उसी तरह की रिक्वायरमेंट जो है वो एनवायरनमेंट में जीने के लिए भी है, तो ये इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा, अदरवाइज इसकी क्या हो जाएगी? डेथ। हां कि ना? तो जब भी पूछे कि क्या इवोल्यूशन एक स्टोचास्टिक प्रोसेस है, आप कहोगे यस, इवोल्यूशन एक स्टोचास्टिक प्रोसेस है। जो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है चांस इवेंट पे। किस पे बेस्ड है? चांस इवेंट पे बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। चले भैया, तो यहां पे हमने जो बात की वो बात की आपसे इवोल्यूशन के बारे में, इवोल्यूशन के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। हां कि ना? अब एक बहुत बेहतरीन लाइन एनसीईआरटी ने दी है, तो वो एनसीईआरटी माता ने क्या बहुत बेहतरीन लाइन दी है आप देखिएगा और हम उसे एक्सप्लेन करते हैं, सुनिएगा। बेटा एनसीईआरटी माता क्या कह रही है? एनसीईआरटी माता ये कह रही है कि इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस। एनसीईआरटी माता कह रही है कि पहले तुम मुझे यह बताओ कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है कि बहुत सारे प्रोसेस का एक रिजल्ट है। यह बात कह रही है। बोली इस सवाल का आप हमें जवाब दो। क्वेश्चन मार्क अपने लास्ट में लगा दिया है। हाँ कि ना? अब बच्चे, साइंटिस्ट लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। वो इस बात का जवाब तो दिया उन्होंने, लेकिन वो जवाब जो है उस जवाब से अभी वो खुद पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बात करता हूं कि इसको क्या बोल सकते हैं। चलिए, उन्होंने कहा कि अगर हम इवोल्यूशन को बोलते हैं एक प्रोसेस, इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? एक प्रोसेस, तो इवोल्यूशन को एक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। बोले यार कैसे बोल दोगे? बोला हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम इवोल्यूशन को एक प्रोसेस बोले, इवोल्यूशन को एक प्रोसेस बोले या बोले रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम किस चीज से के बारे में बात कर रहे हैं या किस एंगल से बात कर रहे हैं। बोला मतलब ये कि मैं इवोल्यूशन को एक प्रोसेस बोल दूंगा। इवोल्यूशन को क्या बोल दूंगा? प्रोसेस। कब बोल दूंगा? अगर मैं ये बताऊं कि ये दुनिया जो थी, ये वर्ल्ड जो था, इस वर्ल्ड का ओरिजिन हुआ कैसे, इस यूनिवर्स का, इस वर्ल्ड का ओरिजिन कैसे हुआ। अगर मैं इस वर्ल्ड के ओरिजिन के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में बात करूंगा, तो मैं कह दूंगा कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से इस वर्ल्ड का ओरिजिन हुआ। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हम इवोल्यूशन को एक प्रोसेस मान सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि हमें किसकी स्टोरी को डिस्क्राइब करना पड़ेगा? हमें वर्ल्ड की स्टोरी को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है। इफ हम किसको डिस्क्राइब करें? वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड। कि अगर हम वर्ल्ड की स्टोरी को डिस्क्राइब करें तो हम इस इवोल्यूशन को एक
प्रोसेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस बोल सकते हैं। चले भैया, लेकिन अगर हमें इवोल्यूशन को एक रिजल्ट बोलना है तो रिजल्ट बोलने के लिए तो हमें किसी दूसरे एंगल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। बोले साहब दूसरा एंगल कौन सा? वो दूसरा एंगल ये कि हमें पता है कि अर्थ जो थी उस अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ। किसका ओरिजिन हुआ? लाइफ का। तो हम ये कह दें कि बहुत सारे प्रोसेसेस होने के बाद ही फाइनली उन प्रोसेसेस का रिजल्ट क्या निकला? उनका रिजल्ट ये निकला कि इस अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई, और लाइफ ओरिजिनेट होने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हुए, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन जो था उसकी वजह से लास्ट में धरती पे लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो वो ये कहते हैं कि अगर हमें बात करनी है कि हम ये कहें कि इवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस, तो हमें किस एंगल से बात करनी पड़ेगी? हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्या? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो हमने कहा कि इवोल्यूशन जो है वो इवोल्यूशन बहुत सारे प्रोसेस का एक रिजल्ट भी हो सकता है। कब हो सकता है? इफ वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर धरती पे लाइफ की स्टोरी की, धरती पे लाइफ कैसे डेवलप हुई, तो मैं कह दूंगा कि इवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस। और वो प्रोसेस कौन सा था? वो प्रोसेस था नेचुरल सिलेक्शन। कौन सा प्रोसेस था? नेचुरल सिलेक्शन। हाँ कि ना? तो जब भी कोई पूछे कि बताओ इवोल्यूशन एक प्रोसेस है कि रिजल्ट है, तो आप पहले ये कहना कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस भी हो सकता है और एक रिजल्ट भी हो सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड की स्टोरी को डिस्क्राइब करने के बारे में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है। अगर हम अर्थ पे लाइफ की स्टोरी, लाइफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करें तो हम कह देंगे कि इवोल्यूशन कई सारे प्रोसेसेस जो है उनका रिजल्ट है। हाँ कि ना? अब बच्चे ये एक्सप्लेनेशन के बाद भी साइंटिस्ट लोग जो थे, वो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो थे वो इस बात से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब अभी भी ये चीज डाउटफुल है, क्लियरली कह पाना मुश्किल है कि हम इवोल्यूशन को एक प्रोसेस माने कि एक रिजल्ट माने। मेरी बात क्लियर है? क्या मैं आगे चलूं? हाँ कि ना? अब सवाल हम शुरू से यही करते हैं कि सबसे पहले हम इस वर्ल्ड की स्टोरी से बात करते हैं कि धरती जो थी वो धरती तो बाद में बनी होगी। पहले अपन बात ये करते हैं कि अपना ये पूरा यूनिवर्स जो है, इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ होगा। हाँ कि ना? तो सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट्स स्टडी करेंगे। वो की पॉइंट्स स्टडी करेंगे, वो करेंगे अपने यूनिवर्स के बारे में। देखिए, तो मैं यहां सबसे पहले आपके सामने बात करके जा रहा हूं अपने यूनिवर्स के बारे में। बेटा मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स लगभग 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। लगभग कितना ओल्ड है भैया? लगभग 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो यूनिवर्स लगभग कितना है? एनसीईआरटी ने लिखा है कि यूनिवर्स हमारा लगभग 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। चले भैया, अब सवाल था कि सर ये यूनिवर्स जो आपने बताया कि 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन किस चीज से हुआ? कौन कौन सी चीजें इस यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है? बेटा ये यूनिवर्स जो है, ये यूनिवर्स मेनली अपने पास बनता है, ये बहुत सारे गैलेक्सीज से बनता है। तो एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि यूनिवर्स किससे बनता है? ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, बहुत सारे गैलेक्सीज इस यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है, और उन गैलेक्सीज से ही फॉर्मेशन किसका हुआ? यूनिवर्स का हुआ। अब सवाल दिमाग में एक अगला आया, सर आप हमें बताइए कि ये गैलेक्सीज जो थे, ये गैलेक्सीज किस चीज से बने? बेटा इन गैलेक्सीज का फॉर्मेशन मेनली 3 चीजों से हुआ। गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कितनी चीजों से हुआ? 3 चीजों से। सबसे पहले थे अपने स्टार्स। दूसरी चीज यहां पे प्रेजेंट गैसियस क्लाउड, बहुत सारी गैसेस, एंड तीसरी चीज वहां पे प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स। तो ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन तो बहुत सारे गैलेक्सीज से होता है, एंड जो गैलेक्सी बनता है वो 3 चीजों से बनता है। किससे? सबसे पहला मैंने लिखा स्टार, दूसरा क्लाउड्स ऑफ गैस, एंड तीसरा डस्ट पार्टिकल, दैट इज डस्ट। इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? वो बनता है अपना यूनिवर्स। क्या बनता है? अपना यूनिवर्स। हाँ कि ना?
अब अपन एक बात करके चलते हैं। क्या बात करके चलते हैं सर? हमने मान लिया कि ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड मेरे पास पूरा का पूरा अपना यूनिवर्स है, हाँ कि ना? तो यूनिवर्स का साइज जो है वो है बहुत बड़ा। वो क्या है? बहुत बड़ा। और उस यूनिवर्स पे मैंने मान लिया ये जो मेरे पास मैंने ये डॉट बनाया है, ये डॉट मेरे पास इस पूरे के पूरे यूनिवर्स पे प्रेजेंट अपनी अर्थ है। इस डॉट को मैंने क्या बोल दिया? ये मेरे पास क्या है? अर्थ है, हाँ कि ना? तो हमने बोला कि जब हम यूनिवर्स के साइज के रेस्पेक्ट में बात करके चले तो यूनिवर्स के साइज के रेस्पेक्ट में अर्थ का साइज है वो बहुत बहुत स्मॉल साइज है। मतलब इस यूनिवर्स में अर्थ बिल्कुल ऐसे ही अपीयर हो रही है जैसे इतने बड़े बोर्ड पे ये डॉट अपीयर हो रहा है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो मैं ये कह दूं कि इस यूनिवर्स में जो अर्थ है वो अर्थ बिल्कुल एक डॉट की तरह है, बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट की तरह है, या मैं सीधा सा बोलूं एक छोटे से धब्बे की तरह दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में अर्थ का साइज बहुत बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है। यस कि नो? यही बात एनसीईआरटी ने लिखी। क्या लिखा? उसने लिखा कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स। हमको पता है यूनिवर्स का साइज बहुत बड़ा है। अर्थ इज इंडीड ए स्पेक। स्पेक मतलब एक बहुत छोटे से डॉट के समान या एक बहुत छोटे से धब्बे के समान दिखाई दे रही है। वही तो बात मैंने कही, हाँ कि ना? कि बिल्कुल एक डॉट लाइक अपीयरेंस शो कर रही है। किस पे? यूनिवर्स पे। कौन? अर्थ। जैसे इस बोर्ड पे ये पिंक कलर का डॉट दिख रहा है, ऐसे ही यूनिवर्स में अपनी अर्थ दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का साइज यूनिवर्स के साइज के रेस्पेक्ट में वेरी 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 स्मॉल है, इसी वजह से ऐसा दिखाई दिया। यस कि नो? हाँ कि ना? चले भैया, चले भैया, अब एक बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस करके चलता हूं। चले भैया अपना आगे देखिए क्या कंसेप्ट था। बच्चे देखिएगा, मैं यहीं पे बहुत अच्छा सा कंसेप्ट डिस्कस करके चलता हूं, देखिएगा। बेटा मैंने कहा कि आप मान लीजिए ये अपने पास अपनी अर्थ है, ये अपने पास क्या है? ये अपने पास अपनी अर्थ है। इस अर्थ पे हम लोग हैं, ये लीजिए, अर्थ पे हम लोग हैं। अगर यहां पे बात करके चले तो ऊपर हमारी गैलेक्सी है, और हमारी गैलेक्सी को ही तो बोलते हैं आकाश गंगा, मिल्की वे। और हमने बोला था गैलेक्सी है, तो उस गैलेक्सी में ये खूब सारे स्टार्स हैं। यस कि नो? हाँ कि ना? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे, मैंने आपको बताया कि जब हम ऊपर स्काई में, आसमान में देखते हैं तो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें बोला कि हमें ये स्टार्स जो थे ये चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाँ कि ना? अगर स्टार चमका तो पक्का इन स्टार से लाइट इमिट हुई होगी। इन स्टार से क्या इमिट हुई होगी? लाइट। क्योंकि जब तक लाइट इमिट नहीं होगी, लाइट नहीं निकलेगी, तब तक तो ये पक्का चमकेंगे ही नहीं ना। अरे हाँ कि ना? तो मैंने कहा कि ये जो स्टार्स थे, इन स्टार्स से लाइट इमिट हुई, और जो लाइट इमिट हुई वो लाइट इन स्टार्स से निकल के हमारी आईज तक आई। तब हमें पता चला, ओ माय गॉड, देखो तारे चमक रहे हैं, हाँ कि ना? कि स्टार्स जो है वो पिपिंग कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, हाँ कि ना? तभी तो हमें पता चला। यस कि नो? अब एक बात सोचना, मैं ये कहूं कि अगर हमें तारे को चमकता हुआ देखना है तो उसके लिए जरूरी है कि तारे से जो लाइट निकली वो लाइट हमारी आईज तक पहुंचे, वो हमारी आईज तक पहुंचे, हाँ कि ना? तो तारे से जो लाइट निकली उसको आईज तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा, हाँ कि ना? और वो टाइम इस बात पे डिपेंड करेगा कि तारे की इस अर्थ से दूरी कितनी है। अगर ये दूरी बहुत कम रहेगी, जैसे मैं आपके सामने अभी चल रहा हूं, तो मेरी और ये जो कैमरा है या आपकी कैमरे को मैं मान लो आपकी आईज है, इनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो तुरंत के तुरंत मेरे से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट गई वो तुरंत के तुरंत आईज पे पहुंच गई, और आपने मेरी जो लाइव पोजीशन थी वो लाइव पोजीशन देख ली। लेकिन ये अर्थ है, ये जो मेरे पास अर्थ है और ये स्टार्स है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो ट्रिलियन, वो अपने पास है ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर। कितने किलोमीटर है बेटा?
ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी है। और इस ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर की दूरी को ये लाइट जो है ये क्रॉस करके हमारी आइज तक, दैट इज धरती तक, अर्थ तक पहुंच रही है। यस कि नो? तो मैंने कहा ये ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर की दूरी जो थी, इस डिस्टेंस को कवर करने में, इस डिस्टेंस में, इतनी डिस्टेंस में ट्रेवल करते हुए हमारी आइज तक पहुंचने में ये जो लाइट है, इस लाइट को लगते हैं बेटा मिलियंस ऑफ ईयर। इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब इमेजिन कीजिए कि अगर तारे ने आज लाइट इमिट की तो वो लाइट मिलियंस ऑफ ईयर्स में हमारी धरती तक पहुंचेगी। मिलियंस ऑफ ईयर्स में हमारी धरती तक वो लाइट पहुंचेगी, तब हमें वो तारे की लाइट दिखाई देगी। हां कि ना? वो तारा चमकता हुआ तब दिखाई देगा। तो ध्यान रखना ये बात कि हमें जो तारे की पीपिंग दिखाई देती है, चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, तो जब हम देखते हैं उससे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो चमक चुका होता है। हमें उस तारे की पूरी लाइव चीजें दिखाई नहीं पड़ रही। हम प्रेजेंट वाली चीज नहीं देख रहे कि तारे ने प्रेजेंट में लाइट इमिट की और तुरंत की तुरंत हमें पता चल गया। हम जब तारे को चमकते हुए देख रहे हैं तो वो तारे ने वो लाइट इमिट की थी, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इमिट की थी, जो हमें आज दिखाई दे रही है। हां कि ना? तो मैं ये कह दूं कि जब हम तारे को टिमटिमाता हुआ देखते हैं, तारे को पीपिंग करता हुआ देखते हैं, तो वो पीपिंग करता हुआ जब तारे को देख रहे हैं तो हम मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की चीज देख रहे हैं, मतलब पास्ट की चीज देख रहे हैं। हम प्रेजेंट की चीज नहीं देख रहे। आज जो चीज तारे ने की, आज जो लाइट तारे ने इमिट की, वो हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद दिखाई देगी। हां कि ना? हां कि ना? चले, ये बात क्लियर है? मैं आगे चलूं? अब बच्चे सवाल था, सर आप हमें बताइए कि यार यहां से लाइट जो थी वो इस स्टार से निकली और निकल के अर्थ तक, हमारी आइज तक पहुंची। चले, तो ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया। इतने बड़े डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। बिल्कुल बेटा, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस डिस्टेंस को हम मेजर कैसे करेंगे? बेटा इसके मेजर करने की यूनिट जो है, वो यूनिट हम किलोमीटर में लेने की बजाय हम उस यूनिट को लेते हैं, वो यूनिट को लेते हैं लाइट ईयर्स में। किस में लेते हैं? लाइट ईयर्स में। तो एनसीईआरटी ने क्लियर लाइन लिख रखी है कि स्टेलर्स वर्ड लिया गया स्टार से, कि स्टेलर डिस्टेंस इज आज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। किस में लिया गया है? लाइट ईयर्स में। अब सवाल था, सर पहले तो हमें यह बताइए कि यहां पे वर्ड आया लाइट ईयर्स, इस लाइट ईयर्स वर्ड का मतलब क्या है? बच्चे देखिए, मैंने कहा कि स्टार से लाइट इमिट हुई, ये लाइट इमिट हुई और ये लाइट चलती रही अर्थ की तरफ। मैंने बोला ठीक है। अब ये लाइट हमने बोला आज इमिट हुई और आज से 1 साल बाद ये लाइट यहां पे पहुंची। तो मैंने बोला ये इतनी सी डिस्टेंस वो डिस्टेंस है विच इज ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। कितनी देर में ट्रेवल की? 1 ईयर में। हां कि ना? तो ध्यान रखना डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर नोन एज लाइट ईयर। तो 1 साल में लाइट जितनी डिस्टेंस को कवर करता है, जितनी डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो जितने डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलेंगे लाइट ईयर। तो कहने का मतलब कि जो भी स्टार्स जो हैं, उन स्टार्स की डिस्टेंस जो है अर्थ से, वो हम किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर्स में। कितने में? लाइट ईयर्स में। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? लाइट ईयर क्या होता है? लाइट के द्वारा 1 ईयर में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, उस टोटल डिस्टेंस को बोलते हैं अपन 1 लाइट ईयर। क्या बोलते हैं उसको? 1 लाइट ईयर। चले भैया, हमको पता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में यहां की लाइट अर्थ पे हमारी आइज तक पहुंचती है। तो कहने का मतलब यह हुआ, जब वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में पहुंचती है तो वो जो लाइट है, वो लाइट मिलियंस ऑफ लाइट ईयर लग जाते हैं इन स्टार्स की, इन स्टेलर्स की लाइट को हमारी आइज तक पहुंचने में। हां कि ना? मतलब जो चीज आज वहां पे हैपन होगी, उस चीज को हम देखेंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद। मतलब हम पास्ट की चीज देख रहे हैं, हम प्रेजेंट की चीज नहीं देख रहे हैं।
चलो भैया मैं आगे। यहां तक की बात में किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? क्या मैं आगे चलूं? हाँ जी चलूं। चलिए देखते हैं। अब बच्चे हमें बात करनी है, वो बात करनी है कि सर आपने हमें अभी एक आइडिया दे दिया, वो आइडिया दिया, वो दिया यूनिवर्स के बारे में। किसके बारे में दे दिया? यूनिवर्स के बारे में आपने हमें एक आइडिया दे दिया। अब आप हमें यह बताइए सबसे पहले कि यार ये यूनिवर्स जो था, इस यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ कैसे? इस यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ कैसे? बच्चे देखिए, यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई। उस थ्योरी का नाम था बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी? बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया किसको? अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। और ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। चले, अब इस बिग बैंग थ्योरी को दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था एबे लेमैत्रे। तो किसने दिया? मैंने कहा गिवन बाई एबे लेमैत्रे। एबे लेमैत्रे नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस थ्योरी को दिया जिसको हमने क्या कह दिया? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। आपको बता दूं कि यहां बिग वर्ड का मतलब होता है बड़ा और बैंग का मतलब होता है एक्सप्लोजन, मतलब धमाका। बिग का मतलब बड़ा, मतलब लार्ज। बैंग का मतलब एक्सप्लोजन, मतलब धमाका। तो बिग बैंग थ्योरी का मतलब एक बड़ा धमाका, एक बड़ा धमाका। चले भैया अपन आगे। अब सवाल था कि सर ये बिग बैंग थ्योरी जो थी, ये पूरी की पूरी बिग बैंग थ्योरी हुई कैसे? चले मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एक स्टेप बाय स्टेप। पहले देखिएगा, सबसे पहले बच्चे अपने पास जो एबे लेमैत्रे साहब थे, उन एबे लेमैत्रे साहब ने सबसे पहले इमेजिन किया। क्या इमेजिन किया? वो ये कह रहा है कि यार यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, उस यूनिवर्स के ओरिजिन से पहले कुछ ऐसा रहा होगा कि हमारे एनवायरमेंट में, हमारा जो बाहर का ये जो स्पेस था, इस स्पेस में कोई एक सॉलिड और डेंस एंटिटी रही होगी। ये लीजिए, ये कोई सॉलिड और डेंस एंटिटी है, हाँ कि ना? बोला ये सॉलिड और डेंस एंटिटी जो है, इस सॉलिड और डेंस एंटिटी के अराउंड खूब सारी गैसेस प्रेजेंट थी और उन गैसेस ने यहां मिलके एक गैसियस क्लाउड बना लिया होगा। ये लीजिए, हमने मान लिया ये व्हाइट वाला जो था ये इसके अराउंड गैसियस क्लाउड है। ये इसके अराउंड क्या है? गैसियस क्लाउड। तो मैंने क्या बोला कि उन्होंने ये बोला कि मेरे पास ये जो है, मेरे पास उन्होंने बोला कि अपने पास ये जो है, ये मेरे पास यहां पे प्रेजेंट है कोई सॉलिड और मैं कहूं डेंस एंटिटी। ये मेरे पास है डेंस एंटिटी और इस डेंस एंटिटी के अराउंड ये जो व्हाइट कलर का मैंने बनाया है, ये व्हाइट कलर का कुछ और नहीं, ये मेरे पास यहां पे प्रेजेंट है गैसियस क्लाउड। अब कंडीशन थी, ये जो गैसियस क्लाउड है, ये गैसियस क्लाउड, ये जो गैसेज है, इन गैसेज है ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। पहली बात, ये गैसेज क्या है? बहुत ही ज्यादा गर्म। एंड दूसरी बड़ी बात कि ये जो गैसेज है, ये गैसेज इस सॉलिड और डेंस एंटिटी के अराउंड रोटेट हो रही है। इसके अराउंड क्या कर रही है? गैसेज रोटेशन कर रही है, रोटेट हो रही है। इसके अराउंड क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है, रोटेट हो रही है। तो मैं ये कह दूं कि उन्होंने क्या इमेजिन किया कि पहले एक डेंस एंटिटी होगी और उसके अराउंड गर्म गैसेज का एक क्लाउड होगा और वो गैसेज इस सॉलिड और डेंस एंटिटी के अराउंड क्या कर रही होगी? रोटेट कर रही होगी, स्पिनिंग कर रही होगी, हाँ कि ना? तो मैं कह दूं कि ये व्हाइट वाला क्या है? ये व्हाइट वाला मेरे पास हॉट स्पिनिंग गैसियस क्लाउड है। तो मैंने कहा ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है हॉट स्पिनिंग गैसियस क्लाउड, हाँ कि ना? चले भैया, बोला अब हुआ क्या?
बोला ये मेरे पास डेंस एंटिटी, इसके चारों तरफ ये हॉट स्पिनिंग गैसियस क्लाउड था। अब बोला हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि ये जो मेरे पास डेंस एंटिटी थी, इस डेंस एंटिटी में बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ होगा, बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ होगा, और उस ब्लास्ट को अपन ने बोल दिया थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। मैंने बोला इसमें क्या हुआ होगा, इसमें हुआ होगा थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, ये थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, ये एक बार में एक बहुत बड़ा धमाका था। मैं कहूं कि ये एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन था, हां कि ना। तो मैंने कहा ये जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, इस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन को ही हमने बोल दिया बेटा बिग बैंग। इस थर्मोन्यूक्लियर ये जो एक्सप्लोजन है, इस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन को हमने क्या कह दिया, बिग बैंग। जब भी बोले बिग बैंग कब हुआ, तो ये बिग बैंग हुआ अप्रोक्स 20 बिलियन ईयर्स एगो। कब हुआ, ये हुआ बेटा, मैंने कहा कि जब भी पूछे कब हुआ तो आपको बताना ये हुआ अप्रोक्स 20 बिलियन ईयर्स एगो। लगभग इतने दिन पहले ये एक्सप्लोजन हुआ था, हाँ कि ना। दूसरी बात, ये एक्सप्लोजन जो था, ये एक सिंगल, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे धमाके हुए, ये एक बार में ही बहुत बड़ा धमाका हुआ। इसलिए हमने कहा कि ये मेरे पास क्या था, ये अपने पास था यहां पे प्रेजेंट सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। ये धमाका इतना भयंकर था कि हम इसको फिजिकल टर्म में फिजिकली इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मैं ये कह दूं कि ये जो बिग बैंग हुआ, ये जो बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, ये एक्सप्लोजन कैसा था, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। तो मैं कह दूं ये कैसा था, ये मेरे पास था अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। चले, तो जब भी बोले बताओ बिग बैंग कब हुआ, आप कहोगे 20 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। ये सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन था जिसको अपन फिजिकली इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, और इस धमाके को, बड़े धमाके को क्या कह दिया, बिग बैंग। अब मैंने ये कहा कि ये बिग बैंग कब हुआ, 20 बिलियन ईयर्स पहले, और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि जब ये बिग बैंग हुआ, सिर्फ इस बिग बैंग के होने से ही यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। बिग बैंग के होने से किसका ओरिजिन हुआ, यूनिवर्स का। तो अभी अपन ने बोला था कि यूनिवर्स हमारा लगभग कितना ओल्ड है, लगभग 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। वो किस लिए बोला, क्योंकि यूनिवर्स का ओरिजिन जो हुआ, वो ओरिजिन किसकी वजह से हुआ, बिग बैंग, दैट इज थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से हुआ। और जब बिग बैंग का ओरिजिन हुआ, उसी टाइम पे धमाका हुआ था। इसलिए बिग बैंग कब हुआ, 20 बिलियन ईयर्स पहले। क्यों हुआ, क्योंकि यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन करना था, हाँ कि ना। तीसरी बड़ी बात, जब भी पूछे यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन जब हुआ, जब बिग बैंग हुआ, मतलब यूनिवर्स कितना ओल्ड हुआ, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड हुआ। चलो भैया हम आगे। अब सवाल था कि जब ये इतना बड़ा धमाका हुआ, तो इतने बड़े धमाके होने से हुआ क्या बेटा, धमाका होने से ये हुआ कि ये जो डेंस एंटिटी थी, ये जो सॉलिड एंटिटी थी, ये सॉलिड एंटिटी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। एंड ये जो गैसेज थी, इन गैसेज ने छोटे छोटे क्लाउड्स बना लिए। कैसे बना लिए, देखिएगा। हमने बोला कि अपने पास ये छोटे छोटे गैसियस क्लाउड बन गए। ये लीजिए, ये छोटे छोटे अपने पास गैसियस क्लाउड बन गए। एंड ये जो डेंस एंटिटी थी, जो पिंक कलर की मैंने बनाई, ये पिंक कलर की एंटिटी जो थी, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। चले भैया, तो जब भी बोले ये पिंक कलर के क्या है, मैं कहूं कि बेटा ये पिंक कलर वाले जो अपने पास है, ये किसके पार्टिकल है, पार्टिकल्स ऑफ डेंस एंटिटी। मैंने कहा ये मेरे पास है, ये अपने पास है पार्टिकल्स ऑफ
डेंस एंटिटी। इस डेंस एंटिटी के पार्टिकल्स जो है मेरे पास, वो है मेरे पास ये छोटे छोटे पार्टिकल्स। एंड ग्रीन वाले क्या है? ग्रीन वाले मेरे पास है स्मॉल गैसियस क्लाउड। मैंने बोला ये जो ग्रीन वाले मैंने बनाए हैं, ये ग्रीन वाले मेरे पास क्या है? ये अपने पास है स्मॉल गैसियस क्लाउड। ये जो स्मॉल गैसियस क्लाउड है, इन्हीं को अपन बोलते हैं बेटा नेबुला। ये जो स्मॉल गैसियस क्लाउड है, इन स्मॉल गैसियस क्लाउड को ही हम क्या बोल के चलते हैं? इन्हीं को अपन बोल के चलते हैं नेबुला। चले भैया अपन आगे। अब मैंने कहा कि पहले ये सारी की सारी चीज इतने छोटी सी जगह पे समाई हुई थी, लेकिन जो ही वो ब्लास्ट हुआ तो इसके टुकड़े बहुत ज्यादा इस बाहर वाले स्पेस में खूब सारी जगह पे फैल गए। और ये गैस जो थी, जो पहले खूब सारी इसके अराउंड रोटेट कर, इसके भी छोटे छोटे क्लाउड बहुत बड़े एरिया में फैल गए। जब बहुत बड़े एरिया में फैल गए तो मैंने कहा कि पक्का इस एक्सप्लोजन की वजह से ये छोटी सी चीज थी, ये बहुत बड़े एरिया में फैल गई, मतलब इसका एक्सपेंशन हो गया। हाँ कि ना? तो मैं ये कहूं कि ये बिग बैंग था। इस बिग बैंग से क्या हुआ? ये जो सॉलिड एंटिटी और हॉट स्पिनिंग गैसेस क्लाउड जो थे, इनका एक्सपेंशन हो गया। एनसीईआरटी ने यही तो कह रखा है, अब इसी से तो फॉर्मेशन हुआ था यूनिवर्स का। तो मैं कहूं कि ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही है यूनिवर्स के एक्सपेंशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिवर्स के एक्सपेंशन को। तो मैंने बोला यहां पे क्या हुआ? यहां अपने पास हुआ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। यहां पे अपने पास हुआ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। जब यूनिवर्स बहुत बड़े एरिया में फैल गया, जब बहुत बड़े एरिया में फैल गया तो धीरे 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 यहां से हीट जो थी, वो हीट भी बहुत बड़े एरिया में फैल गई। हाँ कि ना? पहले हीट एक जगह इकट्ठी थी, अब हीट बहुत बड़े एरिया में फैल गई। तो मैंने ये कहा कि धीरे 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 टाइम गुजरता गया और हीट के लॉस की वजह से इसका टेम्परेचर क्या होता गया? कम। तो मैंने कहा कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, इसलिए हीट का लॉस क्या हुआ? ज्यादा। जब हीट का लॉस ज्यादा हुआ, इसी वजह से ये पूरी का पूरी जो जगह थी, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हुआ? कम। इसीलिए मैंने कहा कि पहले हुआ एक्सपेंशन और एक्सपेंशन की वजह से हैंस टेम्परेचर जो था, वो टेम्परेचर क्या हुआ? इसका वो टेम्परेचर हुआ बेटा कम। टेम्परेचर क्या हुआ? कम। जब मैंने कहा कि इनका टेम्परेचर कम हो गया है, वो टेम्परेचर कम किसकी वजह से हुआ? इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर कम हो गया। चले भैया, धीरे 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 टेम्परेचर कम होता गया। धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम हुआ तो उसके कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर कम हुआ होता गया। उसके कुछ टाइम के बाद यहां पे कुछ गैसेज का फॉर्मेशन हुआ, और वो गैसेज कोई और नहीं, सबसे पहले जो गैसेज बनी थी वो बनी थी हाइड्रोजन एंड हीलियम। कौन सी गैसेज बनी थी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो मैंने कहा कि ये टेम्परेचर कम हुआ, इस टेम्परेचर के कम होने के कुछ देर के बाद मैंने कहा कि इसके बाद सम टाइम लेटर समटाइम्स लेटर, कुछ समय के बाद क्या हुआ? कुछ समय के बाद यहां पे दो गैसेज का फॉर्मेशन हुआ, एक तो हाइड्रोजन एंड दूसरी हीलियम। मैंने बोला यहां पे हाइड्रोजन एंड हीलियम H2, हाइड्रोजन एंड हीलियम जो थी, इन दोनों का हुआ बेटा फॉर्मेशन। कौन सी गैसेज का फॉर्मेशन हो गया यहां पे? हाइड्रोजन एंड हीलियम जो थी, इन गैसेज का हो गया यहां पे फॉर्मेशन। चले भैया, ये इतनी सी बात मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, क्या इमेजिन कर रही है कि पहले एक डेंस सॉलिड एंटिटी रही होगी जिसके चारों तरफ गर्म गैसेस के क्लाउड्स होंगे, जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे, रोटेट हो रहे होंगे। हाँ कि ना? फिर उन्होंने कहा लगभग 20 बिलियन ईयर पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा, और उस एक्सप्लोजन की वजह से ये डेंस एंटिटी छोटे छोटे टुकड़ों में आके और स्पेस में फैल गई होगी, और ये जो गैसियस क्लाउड थे ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया होगा, जिसको हमने बोल दिया कि यूनिवर्स का क्या हो गया? एक्सपेंशन। यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो गया,
और ये छोटे छोटे जो गैसेस क्लाउड बने इनको हमने बोल दिया नेबुला। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स किसके पार्टिकल है? इस डेंस एंटिटी के पार्टिकल है, हाँ कि ना? बोला कि एक्सपेंशन, यूनिवर्स का एक्सपेंशन होगा, इस एक्सपेंशन की वजह से हीट का लॉस यहां से ज्यादा हुआ होगा। जब हीट का लॉस ज्यादा हुआ तो धीरे 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 इसका टेंपरेचर कम होने लगा। जब धीरे 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 टेंपरेचर कम होने लगा तो धीरे धीरे टाइम गुजरता गया, और कुछ टाइम गुजर जाने के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ? दो गैसेज का फॉर्मेशन हुआ, हीलियम एंड हाइड्रोजन। इन दोनों की दोनों गैसेज का फॉर्मेशन हुआ, हाँ कि ना? अब बात यह करनी है कि जब ये गैसेज बन गई थी तो इन गैसेज के बनने के बाद आगे की पूरी प्रक्रिया कैसे हुई? आगे की पूरी प्रक्रिया कैसे हुई? इन गैसेज से कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना? बच्चे, हाइड्रोजन एंड हीलियम का फॉर्मेशन होने के बाद धीरे धीरे ये गैसेज जो थी, इन गैसेज का हुआ कंडेंसेशन ड्यू टू सेल्फ और ऑन ग्रेविटी, हाँ कि ना? तो मैंने बोला कि इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हुआ कंडेंसेशन ऑफ गैसेस। गैसेज ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से इन गैसेज का कंडेंसेशन हुआ। जब गैसेज का ग्रेविटी की वजह से कंडेंसेशन हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे गैलेक्सीज बने। तो मैंने बोला किसका फॉर्मेशन हुआ? तो अपने पास गैलेक्सीज जो है, उन गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। बच्चे ध्यान रखना, अपना जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज प्रेजेंट है, तो गैलेक्सीज बने। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि गैलेक्सीज जो होता है वो गैलेक्सी तीन चीजों से बनता है। सबसे पहले स्टार्स, दूसरा गैसेस क्लाउड्स, एंड तीसरा डस्ट पार्टिकल्स। ये तीन चीज मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? गैलेक्सीज का फॉर्मेशन करती है। हमने माना कि अपने पास यहां पे ये लीजिए, ये खूब सारे गैलेक्सीज हैं, ये अपने पास यहां पे ये खूब सारे गैलेक्सीज हैं, ये लीजिए खूब सारे गैलेक्सीज हैं। ये व्हाइट कलर का जो मैंने बनाया, ये व्हाइट कलर के मैंने बना दिए यहां पे गैसेस क्लाउड। ये गैसेस क्लाउड है एंड इनके अंदर प्रेजेंट है अपने पास ये रहे स्टार्स। गैसेस क्लाउड्स जो हैं, इन गैसेस क्लाउड्स के अंदर हमने कहा ये प्रेजेंट है अपने पास येलो कलर वाले ये खूब सारे स्टार्स। तीसरी चीज जो कि गैलेक्सीज के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, वो अपने पास है बेटा डस्ट पार्टिकल्स। हमने बोल दिया ये ब्लू वाले जो है ये यहां पे प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स है। ये मेरे पास डस्ट पार्टिकल्स है। ये मैंने कहा खूब सारे गैलेक्सीज है जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तो अगर कहे कि यूनिवर्स में केवल एक गैलेक्सी होता है कि मैनी गैलेक्सीज होते हैं? यूनिवर्स में मैनी गैलेक्सीज होते हैं, और हमारा जो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है, मैंने माना इन चार गैलेक्सीज, ये बहुत सारे गैलेक्सीज है, उसमें से ये वाला जो है ये है आवर गैलेक्सी। मैंने माना ये अपना गैलेक्सी है, और हमारे गैलेक्सी जो होता है, हमारी जो आकाश गंगा है, उसको ही बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं बेटा? ये अपना है मिल्की वे, और गैलेक्सी जिसको अपन बोलते हैं मिल्की वे। ये जो अपना गैलेक्सी है, ये वाला गैलेक्सी, धीरे धीरे ये जो गैलेक्सी बना था, इस गैलेक्सी में भी कंडेंसेशन हुआ, और ये भी हुआ कंडेंस्ड। जब इस गैलेक्सी का जो हमारी मिल्की वे है, इस मिल्की वे में हुआ कंडेंसेशन, मैंने बोला इसका हुआ कंडेंसेशन, तो इसके कंडेंसेशन की वजह से अपने पास एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनी। कैसी स्ट्रक्चर बनी? एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनी, और वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, उस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को ही हमने कह दिया बेटा सोलर नेबुला। तो मैंने कहा कि जब इस गैलेक्सी का मिल्की वे का कंडेंसेशन हुआ, तो उससे किसका फॉर्मेशन हुआ? अपने पास हुआ सोलर नेबुला फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? इससे फॉर्मेशन हुआ अपने पास सोलर नेबुला का।
हाँ कि ना? अब ये सोलर नेबुला क्या था? ये सोलर नेबुला अपन ने बोला अपनी कंडेंस्ड गैलेक्सी थी, और ये जो सोलर नेबुला था ये अपने को दिखाई दे रहा था प्लेट की तरह। तो मैंने बोला ये कैसी थी? ये थी मेरे पास प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर थी? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। चलिए मैं बात करता हूं। मैंने कहा कि अपने पास इसका कंडेंसेशन हुआ। मैंने बोला ये मेरे पास, मैं आपके सामने सोलर नेबुला बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास ये ब्लू कलर वाला पार्ट है, ये इस सोलर नेबुला का सेंट्रल पार्ट है। कैसा पार्ट है? सेंट्रल पार्ट। और इस ब्लू कलर वाले पार्ट के अराउंड मैंने कहा ये छोटे छोटे कंडेंस्ड पार्ट है। ये लीजिए, खूब सारे। तो ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है ये मेरे पास है बेटा सेंट्रल पार्ट। ये ब्लू कलर वाला पार्ट है, ये क्या है मेरे पास? सोलर नेबुला का सेंट्रल पार्ट। ये सेंट्रल पार्ट जो होता है सोलर नेबुला का, ये बहुत गर्म होता है एंड कंडेंस्ड है कि ना? मतलब जब कंडेंसेशन हुआ तो ये बहुत डेंस है। तो मैंने बोला ये मेरे पास है सेंट्रल हॉट एंड डेंस पार्ट। ये ब्लू वाला जो है ये मेरे पास सोलर नेबुला का सेंट्रल हॉट एंड डेंस पार्ट है। ये सेंट्रल हॉट एंड डेंस पार्ट जो है यही हमारे सोलर सिस्टम के सबसे हॉट पार्ट दैट इज सन का फॉर्मेशन करता है। तो किसका फॉर्मेशन किया? इसने किसका फॉर्मेशन किया? मैंने कहा फॉर्म्स सन। तो जब भी कहे बताओ सन का फॉर्मेशन किसने किया? सन का फॉर्मेशन ये जो सोलर नेबुला है, इस सोलर नेबुला के सेंट्रल हॉट एंड डेंस पार्ट ने किया, क्योंकि वो क्या था? बहुत गर्म। और उसने किसका फॉर्मेशन किया? सन का। लेकिन यहां पे इस सोलर नेबुला के पेरिफेरल पार्ट में ये मेरे पास ग्रीन वाले है, ये यहां पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है पेरिफेरल पार्ट। मैंने कहा ये मेरे पास है इसके पेरिफेरल पार्ट। ये जो पेरिफेरल पार्ट है सोलर नेबुला का, ये पेरिफेरल पार्ट सोलर नेबुला का जो पेरिफेरल पार्ट है ये बाकी के बचे हुए प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ उनका फॉर्मेशन करता है। तो मैंने बोला इसने किसका फॉर्मेशन किया? इसने फॉर्मेशन किया बेटा अपने पास अदर प्लैनेट्स का। इसने किसका फॉर्मेशन किया? इसने फॉर्मेशन किया अदर प्लैनेट्स का। तो मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं कि पक्का ये जो सोलर नेबुला है, इस सोलर नेबुला ने ही फॉर्मेशन किया है अवर सोलर सिस्टम का। हां कि ना? तो मैंने ये कहा कि ये जो सोलर नेबुला है, इस सोलर नेबुला ने ही फॉर्मेशन किया है। किसका फॉर्मेशन किया है? सोलर सिस्टम का। किसका फॉर्मेशन किया है? सोलर सिस्टम का। और हमारा जो सोलर सिस्टम बना था वो आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बना था। कब बना था? कितनी एज है? लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। कब बना था भैया? लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। किसका फॉर्मेशन हुआ था? सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम में क्या था? सोलर सिस्टम में हमारा सन एंड बचे हुए बाकी के प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, वो सारे के सारे किससे बने थे? वो बने थे इस सोलर नेबुला से। हां कि ना? तो यहां पे अपने पास कंक्लूजन ये निकल के आया कि जब भी पूछे कि थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जिसको मैंने ये कहा यहां पे बिग बैंग, ये बिग बैंग कब हुआ था? आप कहोगे बिग बैंग हुआ था 20 बिलियन ईयर्स बैक। तो ये 20 बिलियन ईयर्स बैक जब बिग बैंग हुआ तो इस बिग बैंग की वजह से ही यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। इसलिए जब भी पूछे कि बताओ यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ, तो आप क्या कहोगे कि यूनिवर्स कब बना था? यूनिवर्स भी बना था अपने पास कब? लगभग 20 बिलियन ईयर्स बैक। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यूनिवर्स जो है वो अप्रोक्स 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो कब बना? जब बिग बैंग हुआ। और जब भी पूछे कि बताओ सबसे पहले कौन सी गैसेज बनी थी, तो आप ध्यान रखना सबसे पहले कौन सी गैसेज बनी थी? हाइड्रोजन एंड हीलियम।
कब बनी थी? जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो चुका था एंड उसका टेम्परेचर कम हुआ था। तो आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स When temperature came down, तो उसके कुछ टाइम के बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज का फॉर्मेशन हुआ था। और ये जो गैसेज थी, इन गैसेज ने ही फॉर्मेशन किया था आगे चल के अपने गैलेक्सीज का। हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है, उस गैलेक्सी को बोलते हैं बेटा मिल्की वे। आवर गैलेक्सी इज नोन एज मिल्की वे एंड यूनिवर्स हैज मैनी गैलेक्सीज। चलो भैया मैं आगे। अब हमने कहा कि ये जो सोलर नेबुला बनी थी, दैट इज प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनी थी। इसके सेंट्रल पार्ट से बना सन एंड पेरिफेरल पार्ट से बने अदर प्लैनेट्स। तो मैंने कहा कि हमारा सोलर सिस्टम जो था उसका फॉर्मेशन इस सोलर नेबुला से हुआ था अप्रोक्स 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। चले भैया अपन आगे। तो मैंने कहा कि ये सोलर सिस्टम यहां पे बन चुका है। चले भैया, तो पूछे कि सोलर सिस्टम कब बना? 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। सन कब बना? 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। अर्थ कब बनी? जब सोलर सिस्टम बना, मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। चलो भाई मैं आगे। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। नो दिक्कत? तो चले अपन आगे। देखो अपन आगे। अब एनसीईआरटी माता क्या कहती है, उसकी लाइन बाय लाइन मैं इस जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया, जो फिगर बनाया, इससे कोरिलेट करता हुआ चलता हूं। देखिएगा सबसे पहले क्या कहती है? सबसे पहले कहती है कि बिग बैंग थ्योरी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। तो ये बोला एक्सप्लेन्स अबाउट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये बात मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, हाँ कि ना? नेक्स्ट बात ये कह रहा है इट टेक्स ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन unimaginable in physical term. Yes, इस singular huge explosion that is unimaginable in physical term, इसको ही तो हमने कहा है बेटा बिग बैंग। इसको ही तो मैंने कहा है बिग बैंग। आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने इस बिग बैंग को ही कहा है सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। मेरी बात क्लियर है? चलो मैं आगे। नेक्स्ट अगली लाइन में एनसीईआरटी क्या कहती है देखिएगा। ये कह रहा है ड्यू टू ह्यूज एक्सप्लोजन यूनिवर्स एक्सपेंडेड, हैंस टेम्परेचर केम डाउन। बेटा यही तो लिखा कि ये एक्सप्लोजन हुआ, इसकी वजह से इस यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ और एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर कम डाउन, नीचे आया, हाँ कि ना? आगे क्या कहती है एनसीईआरटी? अब कह रहा है टेम्परेचर केम डाउन, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्मड सम टाइम लेटर। तो मैंने कहा कि पहले टेम्परेचर डाउन आया, सम टाइम्स लेटर किसका फॉर्मेशन हुआ? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज का फॉर्मेशन हुआ, हाँ कि ना? फिर एनसीईआरटी आगे क्या कह रही है सुनिएगा। फिर एनसीईआरटी आगे कह रही है द गैसेज कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन। मतलब कौन सी गैसेज? ये जो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज वगैरह जो फॉर्मेशन हुआ था, कुछ और गैसेज जो प्रेजेंट थी, ये जो गैसेज थी, इन गैसेज का कंडेंसेशन हुआ और किसका फॉर्मेशन हुआ? गैलेक्सीज का। किसका फॉर्मेशन हुआ? गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। बेटा मैंने यही तो बोल रखा है कि ये जो गैसेज थी, गैसेज का कंडेंसेशन हुआ किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, जिससे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, हाँ कि ना? अंतिम लाइन देखिए क्या कह रही है। अब कह रहा है इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। मैंने यही तो बोला कि आवर गैलेक्सी इज नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। बेटा मैंने यही तो यहां पे बताया कि ये जो आवर गैलेक्सी थी दैट इज मिल्की वे थी, इससे बना सोलर नेबुला और इस सोलर नेबुला ने बनाया सोलर सिस्टम। और हमारी अर्थ किसका पार्ट? सोलर सिस्टम का पार्ट। तो अर्थ कब बनी? जब सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम कब बना? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। तभी तो अर्थ बनी और तभी हमारा सोलर सिस्टम बना। मेरी बात क्लियर है? मतलब मैंने इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ कि ना? अब सवाल था सर हमने सोलर सिस्टम बना लिया,
हमने पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बना लिया, उसमें हमारा सन, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स बन गए। अब ये बताइए कि जो धरती पे सोलर सिस्टम का पार्ट है, दैट इज अर्थ, जो हमारी अर्थ बनी वो प्रिमिटिव अर्थ कैसी थी? चले